नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम अपनी इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में संयुक्त क्रिया को जानते हैं कि संयुक्त क्रिया है क्या। इससे पहले हमने संयुक्त क्रिया के से पहले पूर्वकालिक क्रिया का अध्ययन किया, द्विकर्मक क्रिया का अध्ययन किया और भी अन्य क्रियाओं का अध्ययन कर लिया। और आगे अध्ययन करने से पहले यदि मित्रों आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। और हमारी इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये कक्षा संयुक्त क्रिया से और जानते हैं संयुक्त क्रिया है क्या। मित्रों, ये जो हमारी संयुक्त क्रिया है और आपको पता है जैसा कि संयुक्त लिखा गया है, संयुक्त का मतलब होता है एक से अधिक क्रियाओं का जुड़ना, अर्थात एक से अधिक का जुड़ना। तो संयुक्त का क्रिया का मतलब क्या है? जुड़ी हुई क्रिया। जुड़ी हुई क्रिया, जुड़ी हुई क्रिया, या हम इसी को कह सकते हैं कि कम से कम दो क्रियाओं का एक साथ आना। कम से कम दो क्रियाओं का एक साथ आना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई दो क्रिया एक साथ किसी वाक्य में आए और एक ही अर्थ दें तो वह क्रिया हमारी संयुक्त क्रिया होती है। तो इसको मित्रों हम परिभाषित कर सकते हैं। तो इसके परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं हम कि जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रिया एक साथ आए, तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया कहते हैं। आइए मित्रों इसका उदाहरण देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारी दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और एक ही अर्थ को देती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि उदाहरण के रूप में हमने कह दिया, जैसे मोहन विद्यालय पहुंच गया। मोहन विद्यालय पहुंच गया। देखिए मित्रों, यहां पर गया एक क्रिया है और पहुंचना भी मित्रों यहां पर एक ही क्रिया है। इसका मतलब यहां पर एक क्रिया पहुंचना, एक क्रिया जाना, गया। तो ये दो क्रियाएं यहां पर क्या है मित्रों, एक साथ आए हैं और एक ही अर्थ को व्यक्त कर रही है कि विद्यालय पहुंच गया। इसका मतलब यहां पर ये दोनों क्रियाएं एक साथ आकर संयुक्त क्रिया का निर्माण कर रही हैं। स्पष्ट है? इसी प्रकार से जैसे हमने कह दिया राधिका खाना खाने लगी। देखिए मित्रों, यहां पर खाना एक क्रिया,
और लगना भी यहाँ पर क्या है, दूसरी क्रिया है। अर्थात हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दो क्रियाएं एक साथ आई हैं और एक ही अर्थ दे रही हैं। खाना, खाने के अर्थ को दोनों क्रियाएं ही व्यक्त कर रही हैं, जिस कारण ये भी हमारी क्या होगा मित्रों, संयुक्त क्रिया हो गई। अर्थात हमने जैसा कि परिभाषित किया उसी प्रकार से उदाहरण में भी देखा, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया उदाहरण से कि क्रिया हमारी क्या है, संयुक्त क्रिया है। और कब यह क्रिया संयुक्त क्रिया होगी, जब दो क्रियाएं एक साथ वाक्य में आए, एक ही अर्थ दें, तो वहां पर हमारी वह क्रिया क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। आइए मित्रों आगे देखते हैं, संयुक्त क्रिया के भेद पर चलते हैं। हमने उदाहरण समझ लिया संयुक्त क्रिया क्या है, और अब हम देखते हैं संयुक्त क्रिया के भेद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। संयुक्त क्रिया के भेद। ठीक है मित्रों, हमें क्या देखना है, संयुक्त क्रिया के भेद। देखिए संयुक्त क्रिया के कुछ महत्वपूर्ण भेद हैं, जिन भेदों को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा भेद आएगा संयुक्त क्रिया का, वह भेद है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। क्या है मित्रों पहला, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया का तात्पर्य क्या है मित्रों, कि वह संयुक्त क्रिया अर्थात वह दो क्रियाएं एक साथ आए जो हमको किसी कार्य के आरंभ होने का बोध कराएं, उन्हें हम आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। स्पष्ट है मित्रों कि जब कोई दो क्रिया वाक्य में एक साथ आए और वह क्या करे, किसी कार्य के प्रारंभ होने का बोध कराए, तो वह क्रिया हमारी क्या होगी, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं, उदाहरण के रूप में कह दिया जाए, जैसे बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। बारिश होने लगी अर्थात यहां पर हमने देखा कि लगना एक क्रिया है और होना एक और क्रिया है। अर्थात यहां पर दो क्रियाएं एक साथ आई हैं और ये क्या कर रही है, बारिश के प्रारंभ होने का बोध करा रही है। स्पष्ट है मित्रों। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देख लेते हैं। हमने कह दिया जैसे श्याम पढ़ने लगा, श्याम पढ़ने लगा। देखिए पढ़ना यहां पर एक क्रिया है और लगना यहां पर दूसरी क्रिया है। और हमने क्या बताया कि जब दो क्रियाएं एक साथ आए और एक साथ आकर के किसी कार्य के प्रारंभ होने का बोध कराएं, तो वह आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया होती है। तो यहाँ पर पढ़ने के कार्य का प्रारंभ होने का बोध हो रहा है, इसीलिए हमारी ये क्रिया क्या हो गई, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। आइए मित्रों दूसरी देखते हैं। जो दूसरी संयुक्त क्रिया है वह हमारी है मित्रों समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया अर्थात वह संयुक्त क्रिया जो किसी कार्य के समाप्त होने का बोध कराए, उसे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जब दो क्रियाएं वाक्य में एक साथ आए और किसी कार्य के समाप्त होने का बोध कराएं, तो वह समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया होगा। आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया मोहन चला
क्रिया और चलना दूसरी क्रिया। तो यहाँ पर दो क्रियाएं आकर के वाक्य में क्या कर रही हैं, एक का ही बोध करा रही हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह पढ़ चुका, वह पढ़ चुका, वह पढ़ चुका। वह पढ़ चुका। स्पष्ट है मित्रों। देखिए, पढ़ना एक क्रिया, चुकना दूसरी क्रिया, अर्थात दो क्रियाएं एक साथ आकर के किसका बोध करा रही हैं, किसी कार्य के समाप्त होने का बोध करा रही हैं। आइए मित्रों, इसके तीसरे भेद पर चलते हैं और तीसरा भेद देखते हैं। इसका जो तीसरा भेद है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, अर्थात जब दो क्रियाएं वाक्य में एक साथ आए और किसी कार्य में रुकावट या बाधा का बोध कराएं, या वह कार्य बड़ी मुश्किल से हो सका है उसका बोध कराएं, तो वह क्रिया हमारी अवकाश बोधक क्रिया होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि उदाहरण के रूप में हमने कह दिया कि राम मुश्किल से सो पाया। देखिए मित्रों, सोना एक क्रिया और पाना दूसरी क्रिया, और दोनों क्रियाएं क्या है, वाक्य में एक साथ आई हैं और क्या कर रही है, सो पाया, मुश्किल से सो पाया, कार्य में बाधा रुकावट या किसी कारण का बोध करा रही है। आगे देखते हैं, जैसे हमने कह दिया वह जाने ना पाया, वह जाने ना पाया, ना पाया एक क्रिया और जाना दूसरी क्रिया। तो दो क्रिया एक साथ आई मित्रों। नकारात्मक भी हमारा इसके अंतर्गत जोड़ लिया जाता है, क्रिया हमारी नकारात्मक क्रिया नहीं हुई है। स्पष्ट है मित्रों। तो यहाँ पर भी दो क्रियाएं एक साथ आई हैं और एक साथ आकर के किसी कार्य में बाधा का बोध करा रही हैं। स्पष्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया, अवकाश बोधक हो गया। और अगली क्रिया मित्रों देखते हैं, अगली क्रिया हमारी है नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। नित्यता बोधक संयुक्त अर्थात जब कोई संयुक्त क्रिया किसी वाक्य में आकर किसी कार्य की निरंतरता का बोध कराती है, निरंतरता, कार्य की निरंतरता अर्थात कार्य के लगातार होने का बोध कराती है, तो वह हमारा क्या होता है, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया होता है। उदाहरण के रूप में जैसे हम कह सकते हैं कि हवा चल रही है, हवा चल रही है। यहां पर मित्रों चलना एक क्रिया, रहना दूसरी क्रिया, अर्थात हम कह सकते हैं कि हवा जो है लगातार चल रही है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं पेड़ बढ़ता गया, पेड़ बढ़ता गया, बढ़ना एक क्रिया और गया दूसरी क्रिया, अर्थात पेड़ के निरंतर बढ़ने का बोध हो रहा है, लगातार पेड़ के बढ़ने का बोध हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी चीज की या किसी कार्य के निरंतर होने का बोध होता है तो वह नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया होती है। और यहाँ पर दो क्रियाएं वाक्य में एक साथ आई हैं और एक ही अर्थ स्पष्ट कर रही हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला हम। जो मित्रों हमारा अगला है अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया।
अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया का तात्पर्य स्पष्ट है मित्रों, अर्थात जहां पर संयुक्त क्रिया के माध्यम से हमें अनुमति लेने या अनुमति देने का बोध हो, वहां पर हमारा क्या होगा, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे मुझे जाने दो, देखिए दो अर्थात देना एक क्रिया और जाना दूसरी क्रिया, दो क्रिया एक साथ आई हैं और यहाँ पर जाने दो अर्थात अनुमति का बोध करा रही हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। बोलना एक क्रिया, देना दूसरी क्रिया, दोनों क्रिया यहाँ करके अनुमति का बोध करा रही हैं। स्पष्ट है मित्रों, मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, मुझे खाने दो, मुझे रहने दो आदि क्या है, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया हैं। स्पष्ट है। आइए अगला देखते हैं मित्रों। अगला जो हमारा है अनुमति बोधक के बाद अगला हमारा है आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। स्पष्ट है मित्रों, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया अर्थात हम कह सकते हैं कि वह संयुक्त क्रिया जो हमें वाक्य में हमारी आवश्यकता का बोधक हो, उसका प्रतीक हो और आवश्यकता का बोध कराए, उसे हम आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अर्थात यहाँ पर हम देख सकते हैं पढ़ना और चाहिए दो क्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ पर चाहिए शब्द आकर क्या कर रहा है, आवश्यकता का प्रतीक बन रहा है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है, कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, आवश्यकता का बोध करा रहा है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए अर्थात तुम्हारी यह आवश्यकता है, इसीलिए यहाँ पर तुमको आवश्यकता है कि तुम दौड़ो और तुम्हारी आवश्यकता का प्रतीक क्या है, चाहिए। साथ हम कह सकते हैं कि जिस संयुक्त क्रिया के अंत में चाहिए क्रिया आ जाए वह हमारी आवश्यकता का प्रतीक होती है और वह क्रिया हमारी आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया होती है। इसी प्रकार से हम अगली मित्रों देख सकते हैं, इसको मिटा दिया जाए। हमारा जो मित्रों अगला है वह है निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया अर्थात वह संयुक्त क्रिया मित्रों जो किसी कार्य की निश्चितता का बोध कराए, अर्थात यह कार्य निश्चित ही होगा आदि का बोध कराए, वह संयुक्त क्रिया हमारी निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया होती है। स्पष्ट है मित्रों। जैसे हम कह सकते हैं कि उदाहरण के रूप में अब दे ही डालो, अब दे ही डालो, डालना एक क्रिया, अब और देना दूसरी क्रिया। ही जो है इस क्रिया की निश्चितता को प्रभावित करने के लिए आया है निपात। इसका मतलब कि अब यह कार्य निश्चित है कि अब दे ही डालो, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं मार बैठूंगा, मैं मार बैठूंगा,
मारना एक क्रिया और बैठना दूसरी क्रिया। अब यहाँ निश्चित ही है कि मैं मार बैठूंगा, इसीलिए अब देही डालो। अर्थात क्रिया की निश्चितता का बोध कराने के लिए जब कोई संयुक्त क्रिया एक साथ आती है तो वह हमारी क्या होती है, नित्यता बोधक या निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया होती है। इसके बाद अगला हमारा आता है निश्चय हो गया, आवश्यकता हो गया, और इसके बाद अगला हमारा इच्छा बोधक। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। मित्रों, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया अर्थात कि जब कोई संयुक्त क्रिया के माध्यम से वाक्य में इच्छा प्रकट हो या इच्छा का बोध हो तो वह संयुक्त क्रिया क्या होगी, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया होगी। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं, अर्थात मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ना चाहता हूं। देखिए, चाहना एक क्रिया और पढ़ना दूसरी क्रिया, और यहां पर दोनों क्रिया आगे क्या कर रही हैं, मेरी इच्छा को प्रकट कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, ये इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया हो गया। इसी प्रकार से हम आगे कह सकते हैं, जैसे हमने कह दिया मीरा खाना चाहती है, मीरा खाना चाहती, खाना एक क्रिया और चाहना दूसरी क्रिया। तो यहाँ पर खाने की इच्छा प्रकट हो रही है यहाँ पर मीरा की, और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि मीरा गाना चाहती है, खाना चाहती है, दौड़ना चाहती है। तो यहाँ पर क्या है, अर्थात कह सकते हैं कि जब संयुक्त क्रिया के अंत में हमारा चाहना क्रिया आ जाए तो वहां हमारी क्या होती है, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया होती है। स्पष्ट है मित्रों? चलिए आइए आगे देखते हैं। इच्छा बोधक के बाद हमारा है अगला अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया अर्थात ऐसी क्रिया जो एक साथ दो वाक्य में आए संयुक्त रूप से, और किसी क्रिया के बार बार करने का, बार बार होने का बोध कराए। यदि कोई क्रिया बार बार की जा रही है, इसका मतलब हम उस क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं, अर्थात उस क्रिया के दोहराने का हमको जहां आभास होगा, बोध होगा, वह क्रिया हमारी क्या होगी, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया होगी। स्पष्ट है मित्रों? जैसे हम कह सकते हैं राहुल खेला करता है। खेलना और करना दो क्रियाएं हैं, लेकिन क्या है, राहुल खेला करता है अर्थात बार बार खेलता है, खेल को दोहराता है, इसका मतलब खेलने का अभ्यास करता रहता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं मीरा गाया करती है, अर्थात वह गाने का अभ्यास करा करती है। वह पढ़ा करता है, पढ़ने का अभ्यास करा करता है। स्पष्ट है मित्रों? अर्थात जिस संयुक्त क्रिया से हमें किसी कार्य के बार बार होने का बोध हो, अर्थात उसके अभ्यास का बोध हो, तो वह क्रिया हमारी क्या होगी, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया होगी। आइए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा मित्रों है अभ्यास के बाद शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया।
शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया अर्थात वह संयुक्त क्रिया जो शक्ति का बोध कराए, अर्थात हमारी पावर का बोध कराए, वहां हमारा क्या होता है, संयुक्त क्रिया हमारी क्या होगी, शक्ति बोधक होगी, क्योंकि वो हमारी एबिलिटी, हमारी काबिलियत को प्रदर्शित करती है, अर्थात वहां पर आई कैन डू इट की भावना स्पष्ट होती है। स्पष्ट है, जैसे किसी अकेली बच्ची को परीक्षा देने के लिए किसी दूसरे राज्य में जाना है, तो वहां पर वह कह सकती है कि मैं वहां जा सकती हूँ, जा सकती हूँ। इसका मतलब मेरे अंदर इतनी क्षमता है, शक्ति है, पावर है कि मैं अकेले वहां परीक्षा देने के लिए जा सकती हूँ। तो स्पष्ट है मित्रों, वहां पर शक्ति का बोध होगा, उसकी एबिलिटी का बोध होगा, उसकी काबिलियत का बोध होगा, तो उसी को हम शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे हमने कह दिया यहाँ पर मित्रों कि मैं बिहार जा सकती हूँ। अब कोई बच्ची है, बिहार में एग्जाम लगा है, उसको यूपीएससी देना है, तो वह कह रही है कि मैं बिहार जा सकती हूँ। तो जाना एक क्रिया, सकना दूसरी क्रिया। तो यहाँ पर इसकी एबिलिटी का बोध हो रहा है कि वह बिहार जा सकती है, इसकी शक्ति का बोध हो रहा है। इसी प्रकार से वह गा सकता है। देखिए यहाँ पे मित्रों गाना एक क्रिया, सकना दूसरी क्रिया, और दोनों क्रियाएं आकर क्या कर रही हैं, शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, शक्ति का बोध करा रही है। स्पष्ट है मित्रों। तो हम कह सकते हैं कि वह संयुक्त क्रिया जो वाक्य में आए और वाक्य में आकर के शक्ति का बोध कराए, वह हमारी क्या होगी, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। आइए आते हैं अंतिम संयुक्त क्रिया पर, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया स्पष्ट है मित्रों। तो हम कह सकते हैं कि वह संयुक्त क्रिया जो समान बोली और समान अर्थ के आधार पर, समान ध्वनि या समान अर्थ को प्रदर्शित करे, वह संयुक्त क्रिया हमारी पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होती है। समान अर्थ स्पष्ट है। तो कह सकते हैं कि जब कोई संयुक्त क्रिया समान अर्थ दे या समान ध्वनि को प्रकट करे, तो वह संयुक्त क्रिया हमारी क्या होगी, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होगी। क्या होना चाहिए मतलब यहाँ पर, समान अर्थ या समान ध्वनि होना चाहिए। जैसे हमने कह दिया कि हम मिला जुला करते हैं। अब देखिए मिलना जुलना समान अर्थ समान ध्वनि प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ आएंगी, इसीलिए मिला जुला करते हैं हमारा क्या हो गया, ये पुनरुक्त संयुक्त क्रिया हो गया। इसी प्रकार से यदि कोई वर्षों बाद आपको कोई मित्र मिल गया और बहुत ही कमजोर हो गया, तो क्या कहेंगे उसको, ये बोलेंगे अरे यार कुछ खाया पिया करो, खाया पिया करो। तो खाया पिया यहाँ पर क्या है, एक ही अर्थ में है। खाया पिया करो, या कह दिया आते जाते रहा करो, आते जाते रहा करो। तो मित्रों यहाँ पर क्या है, ये सब क्या है, समान ध्वनि समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए हमारा क्या हो गया, ये समान ध्वनि के आधार पर पुनरुक्त संयुक्त क्रिया हो गया। स्पष्ट है मित्रों। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। अंत तक हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों। जय हिंद, जय